टाइम्स नाउ नव भारत में यह कार्यक्रम चला था दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गरबा का बहाना, हिंदू बेटियां निशाना। और यही नहीं, इस चैनल पर यह कार्यक्रम भी चला था कि भाई मियां भाई गरबा जाएंगे। इसी कार्यक्रम पर एनबीडीएसए ने आदेश जारी किया है कि गरबा जैसे पावन मौके को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है टाइम्स नाउ नव भारत ने, और इस कार्यक्रम को तुरंत हटाया जाए। सख्त आदेश एनबीडीएसए का। मगर आप कहेंगे कि आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों। इस कार्यक्रम की एंकर का नाम है नविका कुमार। इत्तेफाकन नविका कुमार उन तमाम एंकर्स में शामिल हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट किया है, जिनका बहिष्कार किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो पूरी लिस्ट है एंकर्स की जिसके बारे में इंडिया गठबंधन ने कहा था कि भाई हम इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये पूरी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें एक नविका कुमार भी है। अब एक मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, कांग्रेस के नेता कमलनाथ नविका कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, वो जो लिस्ट जारी की गई थी उसकी क्या वजह थी? आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पर ताना दे रहे हैं कि चलो ये ढोंग भी खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की, मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? आपने खुद ही इन एंकर्स का बॉयकॉट किया था और अब आपके नेता कमलनाथ जो हैं, जो अपने आप को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री देखते हैं, वो 24-24 घंटे के इंटरव्यू दे रहे हैं एंकर्स को। तो क्या वजह है इसकी? तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारे जो नेता हैं, खासकर जो बड़े बड़े नेता हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हकीकत यह है दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस ही कंट्रोल में नहीं है। हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और उसकी कुछ हरकतें जो हैं वो इसका सबूत है। मसलन याद कीजिए दोस्तों, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी को टिकट दिए गए थे और समाजवादी पार्टी जो है उसने मध्य प्रदेश से अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इस बार समझौता नहीं हो पाया। न सिर्फ समझौता नहीं हुआ, बल्कि जब कमलनाथ से अखिलेश यादव के बारे में सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में किस अंदाज में बात की कि अखिलेश वखिलेश का सवाल मुझसे मत पूछो। सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, छोड़ो अखिलेश बेटे, छोड़ो अखिलेश बेटे। अब जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, और अगर कमलनाथ इस अंदाज में उनसे बात करेंगे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। नतीजा, अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं कांग्रेस को नसीहत देता हूं कि चिरकुट नेता हमारे बारे में कुछ ना कहें। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया है कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने अभी धोखा दे दिया, बाद में धोखा देते तो न जाने क्या होता। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपसी बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, वो समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सीनियर पार्टनर है। मगर दोनों ही राज्यों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे गठबंधन कमजोर पड़ जाए। नतीजा ये कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ टव्वल का माहौल है। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश ने कहा है कि मैं सुबह 6 बजे जब यहां आ रहा था तो एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार के फ्रंट पेज की पहली खबर थी जो यहां के एक कांग्रेस नेता के नाम से मिलती जुलती है। जिसके नाम में कमल हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। अखिलेश ने कहा कि वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, एक समय तो ऐसा था लग रहा था हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों में बातचीत हुई और पता नहीं क्या किस कारण से वो बात खत्म हो गई। गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिला था। मैं तो कहूंगा ये अच्छा किया कांग्रेस ने, अभी धोखा दे दिया, बाद में धोखा दिया होता तो हम कहीं के नहीं बचते। आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि चूंकि कांग्रेस इस वक्त चुनावों में बिजी है, इसलिए वो गठबंधन के लिए वक्त नहीं निकाल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, न्यूज 24 ने उनके बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। न्यूज 24 के मुताबिक कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई ये लोग चुनावों में, 5 राज्यों के चुनावों में इतना व्यस्त हैं कि अब इनका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार भी अगर ये बात कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहां सवाल उठना चाहिए कि भाई कांग्रेस के नेता इस तरह से जो फैसला इंडिया गठबंधन ने किया है उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्या कमलनाथ खुद को कांग्रेसी नहीं समझते? क्या कमलनाथ खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं समझते? दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये लोग सब जो है ना, निहायत ही सामंती सोच के हैं, फ्यूडल सोच के हैं। इन्हें लगता है कि भाई हमारा एक साम्राज्य, हमें कोई ये नहीं सिखा सकता कि हमें क्या करना है। अब मैं आपको दिग्विजय सिंह की बात करता हूं। दोस्तों, हो क्या रहा था, अभी कम से कम 1-2 महीने पहले तक कमलनाथ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, वो मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, मगर फिर अचानक दिग्विजय सिंह के कुछ बयान आते हैं जिससे माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह के इस बयान पर गौर कीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मस्जिद जाने की कोशिश भी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में जितनी आबादी उतना हक वाले बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत आजकल मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, वो मस्जिद में जाने की कोशिश भी करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना हूं, जब मध्य प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो दिग्विजय सिंह को क्या जरूरत है मस्जिद, मंदिर, इस सब की बात करने की? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उन्होंने पीएफआई पर बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। चुनाव है तो पीएफआई पर कार्रवाई, दिग्विजय सिंह का बयान। इस पर पलटवार करते हुए शिवराज कहते हैं, दिग्गी के सवाल पर बोले प्रियंका। क्या पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कांग्रेस का स्टैंड है? दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल। शिवराज ने प्रियंका से पूछा, क्या कांग्रेस पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करती है? पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो दिग्विजय बाहर है आंसू। तमाम अखबार आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान को उछाल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, तो फिर अचानक दिग्विजय का बयान क्यों आ जाता है? एक नहीं, 2-2 बयान। क्यों आखिर दिग्विजय चुनाव को मुद्दों से हटाकर इन सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ घसीट रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठन की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि दिग्विजय सिंह इस बात को लेकर खुश नहीं है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या कहीं उनके दिमाग में यह बात है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री तो बने मगर कम अंतर से, ताकि उनका पार्टी पर दबदबा बना रहे। और यह कहीं ना कहीं जंग अगली पीढ़ी को लेकर भी है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं और दिग्विजय अपने बेटे जयवर्धन को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं, यानी कि दोनों बाप अपने बेटों को लेकर यहां पर जंग लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि चंबल और उसके आसपास के इलाकों में टिकट का वितरण करें। वहां से लगातार शिकायत आ रही है कि दिग्विजय अपने पसंदीदा लोगों को टिकट दे रहे हैं और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको टिकट नहीं दी जा रही है। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई लोग कमलनाथ से शिकायत कर रहे थे कि भाई दिग्विजय और उनके बेटे वहां ज्यादती कर रहे हैं, तो पलटकर कमलनाथ ने कहा था कि भाई आप दिग्विजय और जयवर्धन से बात कीजिए। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको आसान जीत मिलेगी, वहां पर ये सब हरकतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जो फैसला किया था आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर क्यों? कांग्रेस को यह बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है, पूरा गोदी मीडिया उनके खिलाफ है। तो फिर कमलनाथ टाइम्स नाउ नवभारत को इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू क्यों देते हैं? उनकी जंग न सिर्फ मीडिया से है बल्कि एजेंसी से भी है। अब कल ही की इस खबर को देखिए, क्योंकि इसमें भूपेश बघेल जो हैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर?
एजेंसी ने 3 नवंबर को दावा किया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। खबर ऐसे समय सामने आई है जहां कुछ देर बाद प्रदेश में वोटिंग होनी है। यहां ईडी दावा कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 508 करोड़ की रिश्वत दी है भूपेश बघेल को। अब भूपेश बघेल पलटवार कर रहे हैं कि अभी हाल ही में ईडी के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी राजस्थान में। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि कल को अगर इन कर्मचारियों से यह बुलवा लिया जाए कि हमसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था रिश्वत मांगने के लिए, तो इसका दोष नरेंद्र मोदी पर थोड़ा मढ़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री पर थोड़ा मढ़ा जा सकता है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खुद अदालत ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिसोदिया भी जेल में है। इसीलिए गिरफ्तारी की तलवार जो है वो भूपेश बघेल पर भी लटक रही है। उन्होंने किस तरह से पलटवार किया, ये सुनते हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। यह खबर दिखलाने का मकसद यह है कि कांग्रेस का सामना एजेंसी से भी है। मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि ईडी का केस सही है या गलत है। ईडी ने अपनी विश्वसनीयता इस तरह से तार-तार कर दी है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साध के कि आज की तारीख पर उन पर कोई विश्वास नहीं रहा, कोई विश्वास नहीं रहा। इसीलिए आज की तारीख में भाजपा के समर्थक भी इसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हैं, जो भूपेश बघेल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मगर मेरे बतलाने का मकसद यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो नफरती मीडिया को बढ़ावा नहीं दे सकता। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, जिस महिला एंकर को कमलनाथ ने इंटरव्यू दिया, उसी महिला एंकर के खिलाफ एनबीडीएसए ने आदेश जारी किया कि आप गरबा जैसे पावन मौके को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ऐसे एंकर्स को कांग्रेस के नेता इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए, यह बात मैं समझता हूं कि इस वक्त संघ और भाजपा के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने वाकई बगैर डरे अपनी आवाज बुलंद की है तो वो राहुल गांधी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि संघ को जितनी नफरत नेहरू और गांधी से थी ना, उसके बाद कांग्रेस में कोई ऐसा नेता आया है जिससे संघ भाजपा बेतहाशा नफरत करती है, जिसे संघ और भाजपा बर्बाद कर देना चाहती है। राहुल गांधी बेबाकी से मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, मगर यह नहीं कहा जा सकता कि देखिए राहुल गांधी तो मुद्दे उठा रहे हैं मगर उनकी पार्टी के नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पार्टी के नेता मसलन कमलनाथ या दिग्विजय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उन पर अंकुश डालने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को चीजों को हाथ में कंट्रोल में लेना पड़ेगा। यह बात नहीं कही जा सकती कि साहब राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं मगर उनके पार्टी के नेता उनके कंट्रोल में नहीं है। इसका यह अर्थ निकाला जाएगा दोस्तों कि राहुल गांधी तो हीरो बनना चाहते हैं और वो दुनिया को यह बतलाना चाहते हैं कि देखो मैं तो बेबाकी से मुद्दे उठा रहा हूं मगर मेरे पार्टी के नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपके पार्टी के नेता आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? मेरा यह कहना, हीरो मत बनिए, राजनेता बनिए, क्योंकि आपकी लड़ाई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो नफरत को जरिया बनाती है अपनी राजनीति करने के लिए, जो बेकसूरों को 3-3, 4-4 साल तक जेल में डाल देती है और मुद्दा ही नहीं पता होता, जो अदालतों का, एजेंसीज का, मीडिया का इस्तेमाल करती है। आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी हमला नहीं किया गया है जिस तरह से भाजपा के शासन में किया गया है। इसीलिए अगर आपको मुकाबला करना है भाजपा का तो आदर्शवाद पर नहीं, सुलझी हुई राजनीति पर करें। अपने पार्टी के उन बेलगाम नेताओं पर कंट्रोल डालें, उनके अहंकार पर कंट्रोल डालें। आप 55 सीट की पार्टी हैं भाई, किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार? अगर यह अहंकार जारी रहा मान्यवर तो अगली बार 50 से नीचे आ जाओगे। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है और जो बेजा ताकत का इस्तेमाल करती है
लोग जो आवाज उठाते हैं उन्हें कुचलने का प्रयास करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है जो अपने निजी स्वार्थ से नहीं उठ पाता। मैं जानता हूं आज मेरी इन बातों कई लोगों को बुरा लगने वाला है, मुझे परवाह नहीं है, जो दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है कि इस देश के विपक्ष की क्या हालत है। कल को अगर आपकी यही हरकतें जारी रही ना, तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा कि आप लगातार इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करते रहे। आप इस देश को एक मजबूत विपक्ष भी नहीं दे पाए, क्योंकि अगर इस देश में एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा ही ना। 2024 में आपका जीतना मुश्किल है, आपकी लड़ाई कठिन है, मगर कम से कम लड़ाई करने का हौसला तो दिखाइए, एकता तो दिखाइए। राजनीति को मजाक मत बनाइए, और राजनीति किसी की बपौती नहीं है। राजनीति में हीरो का कोई रोल नहीं है। वो हीरो प्रेरणा हो सकता है, मगर इस हीरो को अपने साथ सबको लेकर चलना पड़ेगा। अफजार शर्मा को दीजिए इजाजत।